अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां। उसका सबूत भी देंगे। तो ये उनकी धर्मपत्नी जी हैं केजरीवाल की, और वो उन्होंने केजरीवाल का संदेश पढ़ा है और उस संदेश को पढ़कर ये बताया है प्रज्ञा जी कि कल कोर्ट के भीतर अरविंद केजरीवाल इस बात का खुलासा करेंगे कि जिस पैसे का आरोप लगाया जा रहा है केजरीवाल के ऊपर, वो पैसा दरअसल है कहाँ, रखा कहाँ गया है, किस जगह पर है, ये वो बात कहती हुई नजर आ अच्छा रही जी। अच्छा, मीनू मैम, मैं मेरा पहले सबसे पहले सवाल आपसे ही है कि जब केजरीवाल जेल गए, केजरीवाल को जब जेल में डाला गया तो बीजेपी को ये लगा होगा कि इनके हौसले टूट जाएंगे, लेकिन जो रूप हम केजरीवाल का देख पा रहे हैं, केजरीवाल तो पहले से भी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, केजरीवाल पहले से भी ज्यादा अग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं। तो ये बीजेपी को पानी पिलाकर क्यों रख दिया है केजरीवाल ने? ये जेल में भेजने वाला जो दांव है, ये उल्टा क्यों पड़ता जा रहा है बीजेपी के ऊपर? देखिए प्रज्ञा जी, केजरीवाल जो है एक आंदोलनकारी पृष्ठभूमि से आते हैं। उनका जितना भी राजनीतिक करियर है वो आंदोलन की ही सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर आए, यहाँ तक पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पद तक। तो और जो आंदोलनकारी होते हैं, आप उसमें किसी भी आंदोलनकारी को लें तो वो जुझारू होते हैं, जल्दी से हार नहीं मानते हैं। आप देखिए कि केजरीवाल ने 10 समन्स को रिसीव ही नहीं किया, वो माने ही नहीं, गए ही नहीं कोर्ट, उन्होंने डिफाई करते रहे। तो ये हिम्मत भी चाहिए होती है ना, इसके लिए हौसला चाहिए होता है आपको। उसके बाद भी उन्होंने, अब जब अरेस्ट कर लिया गया और उनको कस्टडी में है वो ईडी की, उन्होंने अपना पद नहीं छोड़ा है अभी भी, मुख्यमंत्री पद। और अभी भी वो एक के बाद एक जो उनकी जो वो होती है ना, दबंग जिसको कहते हैं, वो चीजें आ रही है सामने। फिर एक मैसेज भिजवाते हैं, फिर दूसरा आदेश भिजवाते हैं। तो अभी नई नई चीजें, और आज जो उन्होंने कहा है कि मैं एक खुलासा करूंगा, तो ये डेफिनेटली खुलासा क्या करेंगे वो तो कल पता चलेगा, नेक्स्ट सुनवाई में पता चलेगा। लेकिन एक तरीके से जो सत्ता प्रतिष्ठान है उनको थोड़ा होश फाख्ता हुआ है और डर हो गया है कि पता नहीं क्या बोलेगा। जी भरत जी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर बीजेपी बहुत भयानक फंसी हुई है। मतलब एक तरफ तो मोदी जी जी देखिए जी, दिखाते हैं कि एक शेर सब पर भारी, लेकिन जो सबसे बड़ी तलवार लटक रही है सर पर, ये बॉन्ड्स वाली ही है। अब ये 24 के चुनाव से बिल्कुल ठीक पहले, और अब तो केजरीवाल ने नया बम फोड़ दिया है, कह रहे हैं कि बॉन्ड्स पर और शराब कांड पर बड़ा खुलासा करने वाले हैं। देखिए प्रज्ञा जी, मसला क्या है कि जो आदमी जेल के अंदर है, जिस आदमी की गवाही के दम पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, के कविता को गिरफ्तार किया गया, संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उस आदमी की गवाही पर सवाल तब खड़े हो गए जब ये बॉन्ड सामने आ गए। अगर बॉन्ड सामने नहीं आते प्रज्ञा जी, तो किसी को ये मालूम ही नहीं चलता कि जो जेल में आदमी बैठा हुआ है, उस आदमी की कंपनी, जिस कंपनी में जेल में बैठा सरकारी गवाह ये बात कह रहा है कि शराब घोटाला हुआ है और अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला करवाया है, जो ईडी ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो पिनपिंग जिनपिंग कुछ एक वर्ड है वो यूज किया था उन्होंने, किंग पिन अदालत में, कि यही मास्टरमाइंड है और यही मास्टरमाइंड है, इन्हीं के जरिए पूरा घोटाला हुआ। उसके बाद जब बॉन्ड खुला, जब सुप्रीम कोर्ट ने और जब ये बात कही कि आप जो है नंबर दीजिए, वो बॉन्ड के नंबर दीजिए और वो वाली लिस्ट जारी करिए, वो लिस्ट जब जारी हुई तब दूध का दूध पानी का पानी हो गया और मालूम चला कि जो शराब माफिया भारतीय जनता पार्टी जिसके दम पर यह आरोप लगा रही थी और ईडी जिसके दम पर गिरफ्तारियां कर रही थी, वो शराब माफिया जिसको कहा कहा जा रहा है, गोदी मीडिया जिसको शराब माफिया नाम दे रही थी, दक्षिण का वो एक ग्रुप नाम दे रही थी कि दक्षिण का एक ग्रुप है और उसके जरिए शराब नीति बदलने के बाद और इतना इतना पैसा इन लोगों ने कमा लिया, वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे रहा है प्रज्ञा जी, वो उस व्यक्ति की कंपनी भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे रही है। तो इसके बाद से ही शक गहरा गया और जो लोगों में पहले ये संदेश था कि देखो विपक्ष के ऊपर ही क्यों छापा मारते हैं, विपक्ष को ही क्यों पकड़ते हैं, विपक्ष को परेशान क्यों करते हैं, वो चीजें पुख्ता होने लग गई। और दिल्ली के भीतर दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी है, जिन 7 सीटों के ऊपर अब तक ये लग रहा था कि उन 7 सीटों पर
भारतीय जनता पार्टी कुछ उलटफेर कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है, मोदी जी एक अकेला वाला उनका डायलॉग, ये सब चल सकता था। लेकिन जब ये बातें खुली कि जो शराब माफिया जिसको कहा जा रहा है, उसने केजरीवाल को पैसे देने के आरोप उसके ऊपर हैं, वो आदमी तो खुलेआम भारतीय जनता पार्टी को पैसा दे रहा है प्रज्ञा जी, ऑन रिकॉर्ड पैसा दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को प्रज्ञा जी, उसकी कंपनी पैसा दे रही है प्रज्ञा जी भारतीय जनता पार्टी को। तो उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर जाती हुई दिखाई दे रही है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जब से बॉन्ड आए हैं, तब से, जब से बॉन्ड का खुलासा हुआ है, तब से बैकफुट पर है। और मोदी जी 400 का नारा लगा रहे हैं, लेकिन उस 400 नारे में जो भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की सीटें मिल सकती थी, जो 7 सीटें मिल सकती थी, वहां पर एक केजरीवाल के लिए भावनात्मक लहर टाइप की दिल्ली के भीतर चल रही है प्रज्ञा जी। इन 7 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी बदलने पड़े वो अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी इन 7 सीटों के ऊपर आज की तारीख में बैकफुट पर है प्रज्ञा जी। जिन सीटों के ऊपर 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने निकाली थी, वो सीटें निकालने में इस बार लाले लगने वाले हैं। और जो कोर्ट में खुलासे की बात आप कर रही हैं कि अरविंद केजरीवाल कोर्ट में खुलासा करेंगे, देखिए मीनू मैम ने जो बात कही कि आंदोलन की पृष्ठभूमि से उठकर आई है ये पार्टी, और केजरीवाल का रिकॉर्ड भी रहा है, उनकी राजनीति का स्टाइल भी ऐसा रहा है शुरू से अब तक कि पेपर लेकर बैठना और पेपर पर खुलासे करना, पेपर पर ये बताना कि देखो जी इतना खा गए जी, उतना डकार गए जी, यहाँ घोटाला हो गया जी, मैं कट्टर ईमानदार, मैं ये। लेकिन अब ये भारतीय जनता पार्टी ने जो सोचकर ये चाल चली थी कि अगर केजरीवाल अंदर रहेंगे तो क्या समीकरण बनेंगे, गुणा गणित कैसे बनेंगे, क्योंकि ये बात सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की नहीं थी प्रज्ञा जी, ये बात हरियाणा की भी थी, ये बात पंजाब की भी थी, ये 4 राज्य जो थे, ये बात उनके अपने गृह राज्य गुजरात की भी थी, वहां भी केजरीवाल और कांग्रेस का गठबंधन हो चुका था। तो दिल्ली के भीतर तो ग्राफ गिर ही गिर रहा है। अब देखिए हरियाणा के भीतर खट्टर को किस तरीके से हटाया गया, किस तरीके से पर्दे में रखकर मोदी जी ने वो काम किया कि उनका एक गठबंधन दल का साथी इस्तीफा दे देता है, या कहिए कि उनके साथ से अलग हो जाता है। और तब जबकि बहुमत था, तब भी ये कहते हैं वहां पर कि देखिए वो हमसे अलग हो गए हैं, और जिसकी वजह से दुष्यंत चौटाला की पार्टी अलग हो गई है, जिसकी वजह से हमारे मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, जबकि इस्तीफा देने की कोई बात ही नहीं थी। बात दरअसल ये थी कि हरियाणा के भीतर भारतीय जनता पार्टी के पैर उखड़ रहे थे प्रज्ञा जी। हरियाणा के भीतर भारतीय जनता पार्टी को ये लगने लगा था कि खट्टर की वजह से या खट्टर रहेंगे तो फिर नरेंद्र मोदी जी का जो है जादू, एक अकेला और एक अकेला भारी 56 इंच का सीना, वो कुछ चल नहीं पाएगा। जनता तब ये बात देखेगी कि इतने दिन में किया क्या है खट्टर ने, जनता ये बात देखेगी कि खट्टर इतने साल से मुख्यमंत्री थे तो किया क्या। तो अब जनता को सिर्फ और सिर्फ धोखा देने के लिए हरियाणा के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बदल दिया। हरियाणा के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने यही काम मध्य प्रदेश के भीतर भारतीय जनता पार्टी ने किया था। लेकिन हरियाणा और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में बहुत बड़ा अंतर है। दूसरी चीज आप ये देखिए कि बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक एक बात गिनाते रहते हैं प्रज्ञा जी, एक चीज अपने अपने विश्लेषण के हिसाब से बात बताते हैं कि किन राज्यों में कितनी, गोदी मीडिया का वो सर्वेज आप छोड़ दीजिए, वो आप छोड़ दीजिए, लेकिन उसके अलग जो 10 से 15 सीटें बिहार में कम होती हुई दिखाते हैं तमाम सारे राजनीतिक विश्लेषक, और उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों का डेंट बताते हैं, महाराष्ट्र में सीटों का डेंट बताते हैं, 10-15 सीटें महाराष्ट्र में भी झटका लगने की बात करते हैं। कर्नाटक के भीतर ये कहा जा रहा है कि 25 पर भारतीय जनता पार्टी है, वहां कम से कम अगर 10 सीटों का डेंट लगता है। बिहार के भीतर, छत्तीसगढ़ के भीतर, राजस्थान में 1-2 सीटें, मध्य प्रदेश में 1-2 सीटें, अगर इस तरीके से 1-2 करके और बड़े राज्यों में 10-10, 5-5 करके डेंट लगता है तो भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में 303 पर है। और मोदी जी की सबसे बड़ी चिंता प्रज्ञा जी यही है, और 400 का नारा इसीलिए है क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी सरकार बना भी लेते हैं और 272, 73, 74, 75 के करीब आसपास रहते हैं, तो भी ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए ये बहुत बड़ी चिंता और खतरे की घंटी होगी, क्योंकि सरकार देश के सामने तो बन जाएगी लेकिन पार्टी के भीतर
पार्टी के भीतर भी तो आपको अपने आप को सिद्ध करना होगा। और अगर 272, 73, 74, 75 के आसपास भी रहकर सरकार बनाते हैं तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह भारतीय जनता पार्टी से उस पावर में रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो गृह मंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस पर भी तो तमाम सारे सवाल खड़े होने लग जाएंगे। फिर वो भारतीय जनता पार्टी की शक्तियां प्रज्ञा जी जो आज की तारीख में सुसुप्त हैं, जो आज की तारीख में दबदबे के नीचे दबी हुई हैं, जो आज की तारीख में 56 इंच की छाती के पीछे कहीं खोई हुई हैं, वो शक्तियां तब तो उठकर भारतीय जनता पार्टी से खड़ी होंगी। वो शक्तियां तब तो ये बात कहेंगी, तब तो गडकरी सामने आएंगे, तब तो गडकरी रोड बनाते नहीं रह जाएंगे ना, तब तो राजनाथ सिंह सामने आएंगे ना। अगर 272, 73, 74, 75 के आसपास रहती है तो भी ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नजर में हार ही रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए 272, 73 के आसपास रहना यानी बहुमत के आंकड़े के 2, 4, 5 सीटें इधर उधर रहना अपमानजनक है प्रज्ञा जी। और ये हार के बराबर रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तब आरएसएस पर तो कंट्रोल नहीं रह जाएगा। अब तो उल्टा हो गया है। एक जमाना था, एक समय था जब लोग ये बात कहते थे कि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़ी हुई है, आरएसएस जो कहेगी वही होगा, आरएसएस का ही रूल लागू होगा, भारतीय जनता पार्टी में जो आएगा वो आरएसएस से जो है पास होने के बाद तब आएगा। लेकिन आज की तारीख में ऐसा नहीं है प्रज्ञा जी। आज की तारीख में तो आप ये देखिए कि आज की तारीख में जो अधिकारी नियुक्त होते हैं, आज की तारीख में जो कैंडिडेट प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के हाल में आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में कई ऐसी सीटें हैं और वो भी उनमें से भी पूर्वांचल में ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सहमत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को मुंबई से यहाँ पर उतारा गया है, लैंड कराया गया है, और कुछ लोगों को दिल्ली से लैंड करवाया गया है, ताकि भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो एक विंग खड़ा हो रहा है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की छतरी के नीचे, वो कहीं बड़ा ना हो पाए, उस पर नजर रखी जाए। और उसका सबसे पहला उदाहरण आपको हमारे आज की तारीख में जो ऊर्जा मंत्री हैं AK शर्मा, उनके तौर पर आप उदाहरण देखिए कि योगी आदित्यनाथ ने कब तक कितने समय तक नहीं लिया उनको सरकार में, कब तक नहीं लिया, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि वो नहीं चाहते थे कि यहाँ की बातें दिल्ली तक जाए और हमारे बीच में कोई दिल्ली से आया हुआ व्यक्ति आए। लेकिन अब धीरे धीरे नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये चाहते हैं कि सांसदों के भीतर भी धीरे धीरे अपने लोगों को लाया जाए, ताकि जब 2024 में स्थितियां थोड़ी इधर उधर हो तो फिर कंट्रोल अपना रहे उत्तर प्रदेश के ऊपर भी। जी बिल्कुल, शैलेश सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज का जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि ईडी की छापेमारी से जुड़ा क्या खुलासा कर सकते हैं, कौन सा बड़ा खुलासा कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल? मुझे लगता है कि कोई नई बात तो नहीं कहेंगे, लेकिन जिन जिन लोगों ने बीजेपी को चंदा दिया है उस सूची को और डिटेल के साथ और विस्तार के साथ सामने रख सकते हैं कि, और ये बात अदालत में कह सकते हैं कि ये पैसा जो मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है वो पैसा इनके पास जा रहा है और इन्वेस्टिगेशन में इसको शामिल कीजिए। तो सर, आज तो मोदी जी ने कहा है कि गरीबों से लूटा गया और ईडी द्वारा जब्त किया गया धन जनता को लौटाने की दिशा में काम कर रहा हूं। वो चाहे जो भी कह रहे हो, लेकिन जो डेटा चुनाव आयोग के सामने आया है, जो स्टेट बैंक ने खोला है, जिसमें 3-4 चीजें बहुत साफ साफ दिखाई दे रही है कि जिन लोगों को के ऊपर शराब घोटाले में शामिल होने का आरोप है, यानी जिन लोगों ने एक्चुअली पैसे को इधर से उधर किया। अरविंद पर तो अभी तक जो आरोप है कि वो साजिश करता है, मुख्य साजिश करता है, लेकिन जो करता है वो कौन है? तो वो शरद और ये सारे लोग। और ये जो है वो बात बहुत साफ हो चुकी है कि उन लोगों ने बीजेपी को चुनावी बांड के जरिए उनके चुनाव फंड में पैसा दिया है। तो सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल ने अगर उनका फायदा कराया तो उन्होंने क्यों अरविंद केजरीवाल को पैसा नहीं दिया? क्यों पैसा जो है वो बाकी लोगों को ही गया? आप देखिए, उस जो बॉन्ड है उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें आप अगर लें कि आंध्र के मुख्यमंत्री
उसके बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री बीजू पटनायक उड़ीसा, ममता बनर्जी, जिन जिन लोगों को पैसा दिया है वो सब दर्ज है, लेकिन उसमें आम आदमी पार्टी तो नहीं है। तो इसका सीधा मतलब वो ये कह सकते हैं कि भाई पैसा मेरे पास नहीं आ रहा था, वो पैसा जहां गया है उन लोगों को वो जो हैं बहुत साफ तौर पे सामने आ चुके हैं। और अदालत में अगर ये बात अरविंद कहते हैं और अदालत इसका कॉग्निजेंस लेती है, तो इसका मतलब कि वो सारा मामला जो है वो अदालत की जो जांच है उसके प्रीव्यू में आ जाएगा और फिर उस पर भी कार्रवाई कर सकती है अदालत। तो सर अब तो मोदी जी कह रहे हैं कि कानून बनाएंगे और ईडी का जब्त हुआ जितना पैसा है वो आम आदमी को देंगे। बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। ईडी तमाम दिन से चल रहा था और आज ईडी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बात कह दी। नहीं प्रज्ञा जी, एक चीज और है, एक हाँ। चीज और है जो देखिए, अब पैसा तो घूमा है। अब इधर कहा जा रहा है केजरीवाल को चेक के जरिए या कैश जो भी मिला 100 करोड़ के आसपास, उधर तो बीजेपी को जो मिला उसी शराब व्यापारी के उसी कंपनी से भारतीय जनता पार्टी को मिला। तो क्या सर ईडी दूसरी तरफ से जांच नहीं कर सकती है क्या? देखिए, जांच कर सकती है लेकिन ईडी तो नहीं करेगी। ईडी तो सरकार के हाथ में है, एक बात। और जो नहीं सर, स्वतंत्र संस्था है सर ईडी, ऐसा मैंने भी सुना है। और जो सीबीआई के बारे में पिंजरे का तोता सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, तो ये भी ये तो डबल पिंजरे का तोता है। मतलब इसमें तो पिंजरे के अंदर पिंजरा लगा हुआ है, इसलिए इस पर तो कुछ बोलने की बात ही नहीं। एक चीज ये बताइएगा कि क्या कोई भावनात्मक लहर दिल्ली में काम कर रही है? अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने के बाद कोई भावनात्मक लहर काम कर रही है क्या? ऐसा लग रहा है, क्योंकि उसके जो वोटर हैं, जो अरविंद के वोटर हैं, वो पहले तो एक सदमा उनको लगा था कि जिसको बहुत ईमानदार समझते हैं वो जो है इस तरह का निकला। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब ये चुनावी बॉन्ड की बातें सामने आई, जब ये सब देखा गया, मुख्यमंत्री के एक पुराने अधिकारी ने जो बयान दिया कि किस तरह से उन पर दबाव डाला गया था कि मुख्यमंत्री को फंसा दिया जाए, तो इसके बाद से उनको लग रहा है कि निश्चित तौर पे अरविंद केजरीवाल को जो है वो फंसाने की कोशिश हो रही है। पैसा तो बीजेपी को मिल रहा था और कह वो ये रहे हैं कि वो जो है पैसा आम आदमी के पास आया। आम आदमी पार्टी के पास में किसी कंपनी का कोई पैसा आया हो इसका कोई रिकॉर्ड तो सामने आया नहीं है। तो आप जो है मनी ट्रेल तो सिर्फ शराब व्यापारियों और बीजेपी के बीच दिखाई दे रही है इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू।